सोलो कैसे हैं आप सब। आपका एग्जामिनेशन कल है 20 तारीख को, इंग्लिश लिटरेचर 2। आई होप आपने सारा रिवीजन कर लिया होगा और मैंने भी आपके लिए जितना वीडियो बनाया वो आपने देख लिया होगा। अगर भी आप चैनल में नए आए हैं और अभी तक आप वीडियोस नहीं देखे हैं और पहली बार आप मुझे अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाला वीडियोस कुछ दिनों में जो आते रहेगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। आज का काम है हमें इंग्लिश लिटरेचर 2 का रिवीजन करना। सो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आ जाए ताकि आप पैनिक मोड में ना रहें। और मैं 110% कह रहा हूँ कि आपका जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो कि पहला बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा गया, वैसे ही आपका इंग्लिश पेपर 2 भी बहुत बेहतरीन जाएगा। इसीलिए एक क्विक रिवीजन और एक क्विक स्ट्रैटेजी, ताकि अभी जो टाइम है, मैं अभी मॉर्निंग में दोपहर में अभी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ताकि आपके लिए ये बहुत सारा चीज़ ईजी हो करना है ना। शाम से पहले, मतलब रात से पहले, दिन खत्म होने से पहले ही आप ऐसे इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना, तो देखना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप होगे। और वैसे ही कल तो एग्जामिनेशन आपका एकदम चीर फाड़ होने वाला है। आई नो, आप कमेंट में भी जरूर मेंशन करना कि सर एग्जाम कैसा गया। और मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, आप मैंने जितना आरटीसी लेके आया उतने प्रैक्टिस कर लो, मोर देन एनफ। तो चलिए आज थोड़ा सा क्विक रिविजन आपके लिए मैंने एक लाया है, एक बार कर लेते हैं फटाफट, एकदम स्पीड, बिना को डिले। तो देखो टोटल 3 एक्ट है, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, ठीक है। एक्ट 3 का टोटल, उसका समरी मैंने यहाँ पे बता दिया सारे एक्ट्स का, कि एक्ट 3 सीन 1 में क्या होता है, वहां पे जूलियस सीजर को मारा जाता है, राइट। जूलियस सीजर को मारा जाता है और पूरा प्लान किया जाता है। इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि जब जूलियस सीजर को मारा जाता है, सो इसमें आर्टिमिडियोरस उसको वार्न करने का कोशिश करता है, राइट। कैसे वार्न करने का कोशिश करता है आपको पता है, वो कुछ लिख के लाया रहता है, अपना पिटीशन दिए रहता है। यहाँ पे एक जन का और एक जन का फरियादी को पनिशमेंट दिया जाता है और वो पनिशमेंट कैंसिल करने के लिए कहा जाता है। आप इसको याद कर लेना, किसको पनिशमेंट देने के लिए कहा और क्यों और क्या, और इसने कैसे उसको मना कर दिया। उसके बाद में यही सीन में वो लिखा है कि वो एक स्टार के जैसा है, याद है, नॉर्दर्न स्टार के जैसा है। इसका मतलब वो बताता है कि मैं कैसे बहुत फिक्स हूँ, जूलियस सीजर कहता है, और मेरा कोई डिसीजन भी मतलब चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद उसको मर्डर किया जाता है। मर्डर करने के बाद वहां पे चला जाते हैं कौन, मार्क एंटनी अपने घर। तो मार्क एंटनी परमिशन लेके वापस आता है। जब परमिशन लेके वापस आता है तो उसका स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहीं पे वो कहता है द ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, और वहां पे उसी सेंटेंसेस, उसी स्पीच का वो बातचीत करता है। हमें पता है, क्विक रिवीजन है, ठीक है, एक एक लाइन पे जाएंगे नहीं। उसके बाद सीन 1 हमारा हो गया। सीन 2 हम लोग का फ्यूनरल स्पीच होता है। फ्यूनरल स्पीच में याद रखना कि वहां पे मैंने उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाया था, क्योंकि आपके 2025 में भी आया है। तो वहां पे एक चीज याद रखना कि फ्यूनरल स्पीच में क्या होगा, 2 जन स्पीच देंगे, ब्रूटस और उसके बाद मार्क एंटनी। मगर ब्रूटस ने मार्क एंटनी से वादा किया था कि तुम 3 शर्त फॉलो करोगे, उसके बाद आप स्पीच देने जाओगे, ठीक है। 3 शर्त क्या है, कैसा है, हमने उसको डिस्कस किया है। वो 3 शर्त देने के बाद ब्रूटस स्पीच देता है और उसके बाद मार्क एंटनी स्पीच देता है, और मार्क एंटनी स्पीच देके मॉब या भीड़ लोग को अब उनका नैरेटिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा चेंज कर देता है, ठीक है। क्लियरली इसको डिस्कस किया, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो फ्यूनरल स्पीच में वो है। उसके बाद मॉब एंग्री हो जाता है और उन लोग एक कैरेक्टर को मार देते हैं, वो है सिन्हा द पोइट। ये सिन्हा कौन है, स्पेसिफिकली द पोइट है, और ये आपका एमसीक्यू में भी 2025 में भी आया था। तो ये इतना ही जानना, इतना एक चीज जानना, ये सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कौन सा, ये सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक्ट 3 सीन 2 आपका ऑलरेडी 2025 में आ चुका है, तो 100% ज्यादातर चांस रहता है क्या, कि आपका सीन 1 आने का, क्योंकि एक्ट 3 में 3 सीन है और ये 2 सीन कोई भी चांस नहीं है। एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और दूसरा सीन आ चुका है। आईसीएसई वैरायटी खोजता है तो वो एक्ट 3 सीन 1 डालेगा, ओके। नेक्स्ट दूसरा चीज क्या है, एक्ट 4 में 3 सीन है, सीन 1, सीन 2, सीन 3। सीन 1 क्या बोलता है, ट्रियम्विरेट के ऊपर में बोलता है कि यहाँ पे मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस तीनों नए रूलर बनते हैं रोम के, और वहां पे एक उनका डिस्कशन चालू होता है। जब लेपिडस को वो भेज देते हैं अपने घर, नॉट घर मतलब जूलियस सीजर के घर, कि वहां से वसीयत और डॉक्यूमेंट लेके आओ, तब वहां पे मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के बीच में डिस्कशन होता है लेपिडस का क्रेडिबिलिटी और उसका टैलेंट की वजह से, या उसका पर्सनालिटी के ऊपर में क्वेश्चन करता है मार्क एंटनी। और इस चीज के ऊपर हम ये देखो, ये जो 2 टिक दिया गया है, मतलब ये आरटीसी कहा गया है। तो आप जब समझना कि ये सीन में वो डिस्कशन हो रहा है और सिर्फ
बदनामी किया जा रहा है लेपिडस का, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने 2 आरटीसी लेके आया है, और ये आप 2 आरटीसी कर देंगे मतलब 32 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन कर देंगे तो पूरा का पूरा सीन कवर हो जाएगा। क्लियर है? अभी तक मैंने टोटल 15 आरटीसी आपके लिए लेके आ रखा हूं, और वो 15 आरटीसी मैंने कहा ना, मैंने इस तरीके से लेके आया है कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर भी नहीं किए हो तो अभी भी शाम के टाइम में जस्ट जाके वो रिवीजन के क्वेश्चंस देख लो, जो भी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखे हैं, उतना ही सफिशिएंट है और आपके लिए काफी है। क्लियर है? तो यहाँ पे समझ में आ गया ट्रायम्विरेट का क्या इंपॉर्टेंट सीन है, उन लोग बस डिस्कशन कर रहे हैं और थोड़ा सा बैक बिचिंग हो रहा है लेपिडस के बारे में। उसके ऊपर 2 आरटीसी मैंने लाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो एक्ट 4 का सीन 1 सॉर्टेड। क्लियर है? एक्ट 4 का सीन 2, ब्रूटस और केशियस के बीच में झगड़ा हो रहा है, इनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगता है, और इनके बीच में उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्वेरल झगड़ा होने लगता है, तो में होता है। यही झगड़ा कैरी ऑन होता है अगले सीन तक भी, उसका वो अगले सीन में भी थोड़ा सा हाईलाइट बताता है उस झगड़े का, और वहां पे जूलियस सीजर्स का घोस्ट अपीयर करता है। तो यहाँ पे एक्ट 4 सीन 2 रिलेटेड मैंने एक आरटीसी आपके लिए लाया है, जो कि पूरा का पूरा सीन को कवर कर रहा है कि उनका झगड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण की वजह से हुआ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उन लोग कहाँ पे थे, क्यों बात कर रहे थे, किसने ऐसा कहा, उनका मूड क्या है, पूरा टोटली मैंने इसको एक आरटीसी में कवर अप कर दिया है। ठीक है? तो हमारा एक्ट 4 सीन 2 भी सॉर्टेड हो गया, क्योंकि ब्रूटस और केशियस का झगड़ा होता है, वो है उस सीन का हाईलाइट। नेक्स्ट एक्ट 4 सीन 3। सीन 3 में देखो सीजर्स का घोस्ट अपीयर होता है, और उनके बीच में झगड़ा, मतलब झगड़ा नहीं, घोस्ट के बीच में नहीं, पहले झगड़ा हुआ रहता है क्वेरल का, और उसी क्वेरल का एंड जब होता रहता है, और एंड में जूलियस सीजर का घोस्ट अपीयर करता है। ठीक है? ऊपर ऊपर से बता रहा हूं क्योंकि अंदर तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इस सीन से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि मैंने 4 आरटीसी लेके आया हूं, और ये 4 आरटीसी मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंटली लाया है क्योंकि ये सीन थोड़ा लेंदी है, और ये सीन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हाईली इसका आने का चांसेस है। एक सीन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि यहां से एक्ट 4 से आएगा ही आएगा 100%। ठीक है? 100%। तो टोटल मैंने एक्ट 4 में 4 5 6 7 एक्ट 4 टोटल मैंने 7 सीन में कवर अप कर दिया है, उसको जाके एक बार देख लेना, आप सॉर्टेड हो। नेक्स्ट एक्ट 5 टोटल 5 सीन है। एक्ट 5 का सीन 1 जो कि 2025 में ऑलरेडी आ चुका है, तो इस बार एग्जाम में आने का उसका चांसेस नहीं है। ये सीन का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो बैटल के पहले, बैटल जब स्टार्ट होने वाला रहता है तो उसके पहले का झगड़ा या बाताबाती वो बताया गया है। ठीक है? इसके ऊपर भी ये चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखा जाए तो इंपॉर्टेंस पॉइंट पे वो है, इसीलिए मैंने इस पे भी एक आरटीसी लेके आया हूं। यहां पे जितना टिक मारा हुआ है मतलब उतना आरटीसी मैंने कवर अप करा दिया है। ठीक है? उसके बाद सीन 2 जो होता है वहां पे बैटल बिगिंस हो जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इररिलेवेंट और फालतू सीन है। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं गया है, वहां पे ये बताया गया कि वहां पे बस झगड़ा हो रहा है, तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। तो सीन 2 इज द एक्ट 5 सीन 2 इज द मोस्ट यूजलेस सीन एवर। तो यहाँ पे जो बैटल बिगिंस हो गया इसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो ये सीन में आपका कुछ आने ही नहीं वाला है, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कुछ बनेंगे ही नहीं, सिंपल एज दैट। ठीक है? तो इसीलिए ये मैंने एक भी आरटीसी कराया नहीं है, क्योंकि कुछ उसमें मतलब है नहीं। रहा सीन 3 सीन 4 सीन 5, तीनों सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों सीन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने 3 4 5 के लिए टोटल 6 आरटीसी लेके आया हूं। 3 का 2 4 का 2 5 का 2। एक्ट 5 सीन 3 में क्या है, यहाँ पे केशियस का डेथ है। केशियस का डेथ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है, आप प्लीज जाके वो आरटीसी देख लेना, अभी भी आप पहली बार आए तो यहाँ पे देखना कि केशियस का डेथ का कारण क्या है, क्यों वो मरता है, उसका मरने का सिनेरियो क्या होता है, किस सिचुएशन में उसका डेथ होता है, और पूरा आगे पीछे का पूरा प्लॉट कवर किया गया है सिवाय सिर्फ 2 आरटीसी में। तो इसको जाके भी एक बार देख लेना। केशियस का डेथ इज द हाईलाइट ऑफ द सीन। तो सीन 3 भी सॉर्टेड है। एक्ट 5 का सीन 4 2 सीन मैंने लाया है, क्योंकि वहां पे बहुत छोटा सा सीन है जिसमें यहाँ पे लुसिलियस ये क्या बोलते हैं, एक्टिंग करता है और अपने आप को ब्रूटस बताता है ताकि ब्रूटस को वो बचा सके। ये बहुत ही छोटा है, इसमें ज्यादा प्लॉट है नहीं, बट फिर भी मैंने इसको जितना भी बच सकता था पूरा निचोड़ के 2 आरटीसी में इसको मैंने डाल लिया है। जो लोग भी ये 2 आरटीसी किए हैं देखना, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, तो अभी भी उसको कर लेना। क्या है, लेपिडस कह रहा हूं, लुसिलियस यहाँ पे उसको बचाता है, उसका प्लान रहता है ब्रूटस को बचाने का। तो सीन 4 सॉर्टेड है। सीन 5 में ब्रूटस का डेथ होता है, जो मेन है कहानी का, जो मेन कैरेक्टर, उसका डेथ हो जाता है। ठीक है? इसमें से और भी सीन में बना सकता था, और भी मतलब एक्ट 3 सीन 1 और एक्ट 5 सीन 5 से और भी सीन बन सकता था, बट
मैंने थोड़ा लेट में वीडियो बनाना चालू किया। आई थिंक अभी शायद 1 महीना ही हो रहा होगा। मैं इस सीज़न का स्टार्ट किया, बहुत ही एंड में मैंने स्टार्ट किया, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे से जितना हो सकता था मैंने उसको बनाया, बट ठीक है, इसको कभी और कंप्लीट कर लेंगे। तो ब्रूटस का डेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूटस का डेथ के ऊपर मैंने 2 सीन बनाया है, 2 आरटीसी बनाया है। उस 2 आरटीसी को जाके आप डेफिनेटली देख लेना कि ब्रूटस का डेथ कैसे होता है, उसका डेथ होने का वो क्या किस मेंटालिटी में रहता है, डेथ का वो रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट कौन कौन रिजेक्ट कर देते हैं, फिर रिक्वेस्ट करने के बाद कौन फाइनली मानता है, मानने के बाद वो कहाँ चला जाता है, क्या हो जाता है, किस तरीके का सारा चीज, उसका बॉडी को देख के फिर मार्क एंटनी क्या कहता है, सीन कैसे एंड होता है, प्ले कैसे खत्म होता है, सारा हम लोग ये 2 आरटीसी में कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि देखो सबसे ज्यादा इसमें से मैंने आपको क्या बता दिया कि क्या डेफिनेटली नहीं आएगा, एक्ट 3 सीन 3 बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर भी आएगा तो एक ही चीज आएगा कि सिन्हा द पोएट को मारा गया और मॉब का मेंटालिटी क्या था, और मॉब को कनेक्ट कर सकते हैं उन लोग ये स्पीच से कि मॉब लोग का ऐसा हालत क्यों हुआ, उन लोग ने इन्फ्यूरिएट क्यों हो गए, उन लोग का मेंटालिटी चेंज क्यों हो गया। तो उन लोग तीसरा सीन को दूसरा सीन के साथ कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, उस पॉइंट पे भी रेलेवेंट है और आ सकता है, वरना उतना कुछ उसमें खास मसाला है नहीं। एक्ट 3 सीन 2 ऑलरेडी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूनरल स्पीच। बस इसके ऊपर एक ओवरऑल एक हल्का सा आइडिया ले लेना कि स्पीच में क्या बोला गया था, किसको बोला गया था, कैसे था, सब कुछ क्लियर है। इसके ऊपर भी जो 2025 का क्वेश्चन आया था मैंने उसके ऊपर भी एक आरटीसी बना रखा है, इन द सेंस कि वही पीवाईक्यू ही हमने डिस्कस किया है, उसको भी आप चेक कर लेना। फिर एक्ट 3 सीन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जूलियस सीजर को मारा गया है। इसमें और स्कोप हो सकता था सीन लाने का, बट मेरे को थोड़ा चांस नहीं मिला तो मैं सीन नहीं ला पाया, बट स्टिल अभी भी टाइम है, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू और कर लेना। इसमें जो छोटे छोटे प्यूनेटिव फैक्ट्स हैं उसको याद कर लेना, इसमें बहुत हेवी डायलॉग्स हैं तो आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, एक्ट 4 में क्या इंपॉर्टेंट है समझ में आया, तीनों का तीनों सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टोटल 7 आरटीसी मैं इसके लिए लाया हूं। अगर भी आपने नहीं किया है तो इसको कवर कर लेना, मोर देन एनफ, आराम से हो जाएगा। एक्ट 5 में क्या नहीं आने वाला है, सीन 2 इज द यूजलेस सीन, सीन 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 3 सीन आप लोग पढ़ लेना। तो टोटल 3 6 और 7, टोटल 7 सीन है, 7 सीन के अंदर ही आएगा। ठीक है, यह 7 सीन के अंदर ही आएगा और ये चीज आप कल एग्जाम में इसको देख लोगे, जैसा आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कहा था कि हाँ सर आपने ट्रू प्रेडिक्शन किया था। मैं फ्लैशी थंबनेल और वो सब लगा के मुझे करने का शौक नहीं है, क्योंकि मुझे वो थोड़ा बहुत ही वाहियात लगता है कि मैं ऐसे में नौटंकी नहीं कर सकता भाई, मेरे को बहुत वाहियात और बचकांड लगता है, तो स्पेयर में दी हॉरर, मैं वो सब नहीं कर सकता। मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही मेरे मोरल के अगेंस्ट में लगता है कि इतना नौटंकी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप में है बात तो बच्चे आएंगे देखने। अगर आप पढ़ा अच्छा सकते हैं तो एक बच्चा को भी फायदा होगा, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि हाँ सर आप अच्छा बता सकते हैं। अलग से ढोंग और अलग से क्लिक बेट करने का मुझे शौक नहीं है, और आप लोग नई जनरेशन के बच्चे हैं, आप लोग जेनजी हैं, आप लोग एक चीज़ को इजीली कैच कर सकते हैं कि थंबनेल देख के कि जितना भी इतना नौटंकी करने का भी कोई दरकार नहीं है कि ठीक है भाई ड्रामा पढ़ रहे हैं पर इतना भी थंबनेल में टीचर लोग को इतना ड्रामा और ढकोसला करने का दरकार नहीं रहता है। ठीक है, एटलीस्ट फॉर थंबनेल अपने आप को मार्केट करके बेचने का मतलब क्रिंज कहता है ना, क्रिंज, वो क्रिंज मेरे को नहीं बनना है प्लीज। मेरे को 1 व्यू मिले, मेरे को 2 व्यू मिले, मेरे को 4 व्यू मिले, बट वो व्यू मेरे लिए जेन्युइन होगा भाई। मेरे को क्रिंज एलिमेंट नहीं करना है प्लीज, तो वो मैं कभी नहीं करने वाला। आपको मैंने पूरा श्योर शॉट बता दिया, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लो बिंदास, कोई टेंशन का बात नहीं है। क्योंकि देखो यार सिंपल सा बात है, नॉलेज बांटोगे तो बढ़ेगा, और नॉलेज मेरे को बांटना बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं जो साल भर में मैंने नहीं किया, देखो मैं अभी मतलब आई थिंक लास्ट 1 महीना 28 दिन के अंदर मैंने 25-26 वीडियोस बना लिए, जो कि मैं साल भर में नहीं बनाया था। होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, चीज़ें होते हैं, सो व्हाटएवर। और आपका प्यार भी मिलता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, मैं इंटरेक्ट करते रहता हूँ हर बार। मैं आपका कमेंट भी पढ़ रहा था, मैंने आप एक पोस्ट डाला था ना कि जो भी आपको डाउट है आप बताओ, मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना लूँ। फिर मैंने बोला यार कि इस पे के ऊपर क्या वीडियो बनाना, हालांकि वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज़ उसमें भी आ जाएंगे, थोड़े मोड़े व्यूज़, तो वो भी तो फ्री का कौन छोड़ता है। बट मैंने बोला छोड़ यार, ऐसा फालतू मतलब बहुत चीप लगता है मेरे को। तो मेरा है थोड़ा बीमारी है, मेरे को दिक्कत है, मेरे ऑफलाइन क्लासेस का भी दिक्कत है, तो सेम ऐसा हो जाता है, ज़्यादा क्रिंज नहीं हो सकता मेरे से, आई एम सॉरी। सो ये वाला हो गया आपका, क्लियर है, क्लियर है। मैंने आपके ऊपर एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था कि स्टोरी और पोएम कौन सा आने वाला है, तो उसको भी आप जाके एक बार देख लेना। आज मैं सिंपल, हाँ और एक चीज़, पोएम के लिए भी मैंने आपके लिए एक 1 शॉट लेके आया था। अब द पावर ऑफ म्यूजिशियन, सॉरी द पावर ऑफ म्यूजिक है शायद, मैं भी फंबल कर लेता। द पावर ऑफ म्यूजिक जो भी है, वो गीत गाता रहता है बेसुरा, वो एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उस पोएम के ऊपर मैंने नहीं लाया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, आप दिल पे हाथ रख के बोलो, वो
एकदम वाहियात पोयम है यार, प्लीज आपको भी पढ़ के ना मतलब आपके अंदर से भी आत्मा रोया था, आपको भी पता है, झूठ मत बोलना, ठीक है। और सिंपल बहुत इजी है, उसमें ज़्यादा कहानी नहीं है, ट्विस्ट नहीं है, कुछ पंचायती नहीं है। हाँ, 2 पोयम जो मुझे लगा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो बना लिया है, वो हॉन्टेड हाउस और ग्रेट ट्री फॉल्स के ऊपर। उसके अंदर बहुत सारे इनसाइड एलिमेंट है जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया और मेरे को सच में मजा आया है वो 2 पोयम समझा के। बाकी तो पीस ऑफ केक बोले तो एकदम हलवा। हाँ, स्टोरी का रिवीजन करना है मैं आपके लिए, अभी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्टोरी का। और उसमें स्टोरी में मैंने 3 स्टोरी मैंने आपको बताया था जो कि आने वाला है, 2 स्टोरी तो ऑलरेडी नहीं आएगा, ठीक है। तो वो 3 स्टोरी का अभी कर लेते हैं क्विक रिवीजन, फिर करेंगे रैप अप। और आप रिवीजन जल्दी करना, जल्दी सोना, ठीक है। चलो, तो मैंने तो जैसे बोला था कि इसमें से 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ना, वो ज़्यादा हाई चांसेस है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के लिए। बाकी 2 चैप्टर जो बचे उसका सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। मैं आपकी जगह में रहता मैं सारा पढ़ के जाता हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, बट ठीक है आपके लिए मैंने 3 चैप्टर का क्विक रिवीजन नोट्स बना दिया, एक तो देख लेना। सबसे पहले हम 3 चैप्टर का रिवाइज अभी कर लेंगे। सबसे पहले द फोटोग्राफर, तो यहाँ पे नाम मैंने दे दिया, देखो फोटोग्राफर चैप्टर का फोटो वाले भैया वाला चैप्टर है। अब वो वाला जो चैप्टर है उसमें से एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 3 स्टोरीज आएंगे आपको कल, क्वेश्चन आंसर उसके लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बाकी 2 चैप्टर के भी रहेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हल्का हल्का सा ऊपर से देख लेना। तो एक एक करके इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वो वाले चैप्टर है जहाँ पे एक अंकल चलने लगते हैं, चल चल के वो जाते हैं और थोड़ा सा उनका पुलिस के साथ सामना हो जाता है। तो ये वाला चैप्टर है वो चलने वाले अंकल का चैप्टर, तो उसको याद कर लेना। अब उसमें से बेसिक क्या क्या दिया गया, देखो ये सेटिंग दिया गया, ये क्विक रिवीजन के लिए कौन सा साल का दिया गया, 2053 का दिया गया है, जो कि नवंबर का इवनिंग में वो वॉक करने के लिए निकलते हैं। सिटी के बारे में बताया गया है कि सिटी एकदम साइलेंट है, एम्प्टी है और फ्यूचरिस्टिक है, कि मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड स्टोरी है ना, इसीलिए। तो वहां पे उसका पीपल लोग के बारे में बताया गया कि वहां के लोग कैसे हैं, वो बाहर निकलते ही नहीं थे, एकदम इंडोर में बैठे रहते थे और एकदम मतलब कुएं के मेंढक टाइप के, और घर में सिर्फ टीवी देखते रहते थे। यहाँ पे याद है वो दिखता रहता था जब वॉक करने जाता था, तो वो बोलता था कि घर पे सिर्फ लाइट आ रहा है, रोशनी आ रहा है और वो शेडो के जैसा दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो घर पे रहते थे, ठीक है। अभी भी आप अपना सोसाइटी में भी देख लेना, या आप जहीं भी रहते हो, कि पहले या आप लोग तो रिलेट नहीं कर पाते होंगे, आपके पेरेंट्स लोग रिलेट कर पाते होंगे कि पहले जैसे घुलना मिलना होता था, पहले जैसे हंसी मजाक होता था, सोसाइटी में हम घुल मिल के रहते थे, जैसे बाहर में सब बैठ के पड़ोसी लोग बातें करते थे, एक मतलब पूरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा सोसाइटी है ना, वैसे एक्चुअली में पहले बाहर में हुआ करता था। मगर अभी क्राइम बढ़ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, सब कुछ आ गया, तो पूरा टूट के रह गया। अब इसका कैरेक्टर के बारे में क्या बोला गया, इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लेनर्ड मीड। लेनर्ड मीड कौन है, वो राइटर है, उसको लिखने का शौक है और उसको वॉक करने का भी उसका हैबिट है, वो अकेले रात को वॉक करने जाता है, और अभी सनी बहुत पहले से जाता है, मतलब स्टोरी के टाइम से बहुत पहले से भी जा रहा है। उसमें एक इसका इशू है बन गया, क्या इशू बन गया कि इसका जो हैबिट है कि रात को सड़कों पे अकेले चलना, इसको वो अब नॉर्मल माना गया कि ये तो एक जेन्युइन टाइम नहीं, मतलब जेन्युइन हैबिट नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में, जिस टाइम में, जिस जगह में रह रहे हो, उस हिसाब से ऐसा आपका हैबिट इनकलकेट करना वो इटसेल्फ ही अब नॉर्मल है स्टोरी के अकॉर्डिंग। हालांकि हमें भी पता है ये एकदम गुड हैबिट है, मगर स्टोरी के अकॉर्डिंगली फ्यूचरिस्टिक इतना वो टेक ड्रिवन हो गया, टेक ओरिएंटेड हो गया है कि यहाँ पे उसको अब नॉर्मल माना गया है, ठीक है। इसमें एक टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि जब वो चल चल के जा रहा है, अपना काम कर रहा है, तो वहां पे पुलिस का गाड़ी आके उसको रोक देता है। इसमें भी कोई इंसान वाला पुलिस नहीं आएंगे, ऑटोमेटेड मशीन वाले पुलिस आते हैं, उसके साथ कन्वर्सेशन होता है और लेनर्ड मीड को वहां पे अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका क्लाइमेक्स क्या दिखाया जाता है, क्लाइमेक्स ये दिखाया जाता है कि उसको एक साइकेट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसी नाम का एक वार्ड में या फिर एक इंस्टीट्यूशन में जाके उसको वहां पे डाल देते हैं कि जा भाई थोड़ा पगला है, इसको बोल देते हैं, ठीक है। उसका थीम क्या है, अगर पूछा जाएगा ये स्टोरी का थीम क्या है, तो थीम है लोनलीनेस, कि कैसे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंस होने से हम ह्यूमन कनेक्शन छोड़ देते हैं, लोनली होने लगते हैं। उसके बाद में है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेलापन। टेक्नोलॉजी क्रिएट डिवाइड्स, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जब पहले नहीं था तो तब लोग वहाँ पे ज़्यादा घुलते मिलते थे, ठीक है, अच्छी तरीके से। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कितना डेंजर हो सकता है ये चीज़ भी यहाँ पे बता रहा है। और दूसरा बता रहा है कि अगर आप सोसाइटी में अपना यूनिक पर्सनालिटी रखते हो, अगर आप
अपना इंडिविजुअलिटी रखते हो, तो जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं जो वैसा पर्सनालिटी नहीं रखते, वो लोग आपको दबाने का कोशिश करेंगे, आपको वो अबनॉर्मल बोलेंगे और आपको पागल, इन शॉर्ट पागल आपको कहेंगे, क्योंकि उनके लिए ये चीज एकदम अबनॉर्मल है जो आपके लिए एकदम नॉर्मल है। इसलिए अभी भी देखना, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि नहीं यार मुझे मेरे पेरेंट्स आज समझ नहीं पा रहे हैं, वो कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, वो सिर्फ है जनरेशन गैप और उन दोनों के बीच में थॉट प्रोसेस का ब्रिजिंग नहीं होना। क्योंकि हमें, अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन बनाना चाहिए ताकि हम अपना थॉट प्रोसेस को सामने वाला तक पहुंचा सके। अगर ये नहीं पहुंचता है देन गैप होना शुरू हो जाता है, जो कि इस एज में आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहे होगे। और आप टेक्नोलॉजी में भी इतने घुसे हो, मोबाइल फोन में भी घुसे हो कि ये डिबेट तो कंटिन्यू चलता रहता है कि तुम ठीक से बात भी नहीं करता बच्चा, दिन भर फोन पे घुसा रहता है, फोन पे पढ़ाई, फोन पे चैटिंग, फोन पे सेटिंग, फोन पे सब कुछ, फोन पे झगड़ा, फोन पे धमकी, फोन पे अब्यूज, फोन पे सब कुछ, फोन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जब हम फोन पे ज्यादा घुसे पड़े रहते हैं तो हम लोग का थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी और आइसोलेशन और लोनलीनेस, ये सब फैक्टर आ जाते हैं। इसमें हमें क्या मैसेज बताया? ये मैसेज ये बताया कि टेक्नोलॉजी पे ज्यादा अगर हम एक्सेसिव डिपेंडेंस रहें, बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी पे जाएं, तो हमारा ह्यूमन कनेक्शन छूट जाएगा और हमारा जो फ्रीडम है वो भी छूट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसीलिए देखना अभी का सोसाइटी में इसको एक अच्छा स्टोरी मान के चलना, क्योंकि ऐसा हो गया है। हमें मदर्स डे पे मदर का फोटो लगाने तो आता है, मगर हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं आ रहा है। तो सोचो, हम टेक्नोलॉजी के टाइम पे तो प्यार दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको हम प्यार और अफेक्शन दे रहे हैं, बट जबकि मेन चीज मैटर क्या करता है? ह्यूमन कनेक्शन। वो नहीं हो रहा है। और अभी का जनरेशन में, सैडली आप जिस जनरेशन में है, ये चीज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें आप गलती आपका भी नहीं है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी हो चुका है। आप जिस जनरेशन वाले बच्चे हो, आप टेक्नोलॉजी में ही लेते हुए आप पैदा हुए हो, तो इसीलिए आपने बिफोर टेक्नोलॉजी का वो टाइम, और जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे फेस पे आ रहा था, उसके बगैर भी कितना लाइफ अच्छा होता है आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हम लोग जो कि मिलेनियल्स कहते हैं हमें, हम लोग 90s बॉर्न है और 80s बॉर्न जो लोग रहते हैं, उन लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर रहे होंगे। आपके पेरेंट्स लोग बढ़िया से रिलेट करेंगे कि जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो क्या मजा आता था, धमा चौकड़ी मच जाता था, दिमाग खराब हो जाता था। तब छुट्टी जैसा होता था, वेकेशन जैसा रहता था। अब तो पबजी का सीजन है बस। नेक्स्ट है अपना, तो चलने वाला अंकल का चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट दौड़ने वाली दीदी का चैप्टर है, याद है? वो दौड़ेगी, उसके ऊपर स्टोरी है। तो ये पूरे जो कैरेक्टर है, इसमें मेन 3 कैरेक्टर है, अडोया, नाना एंड काया। ठीक है, अडोया, इसको एडोया भी मत करना, जय साइलेंट है तो अडोया इज नाइस। अब एडोया के बारे में क्या है? वो एक टीनेज गर्ल है, खानदान में सबसे छोटी है, यंग गर्ल है, बहुत इनोसेंट है, और यहाँ पे बहुत वो अपना क्या बोलते हैं, बहुत इनोसेंटली बात करती है, बहुत चीज को ऑब्जर्व करती है, बहुत चीज को समझती है और पॉजिटिव अप्रोच अपना लाइफ में रखी है। जैसे एक नॉर्मल छोटी बच्ची को जैसे प्रॉब्लम होता है अपने लाइफ में, वैसे भी प्रॉब्लम उसका होता है। जब भी वो कुछ बात शेयर करती है तो बड़े हंस देते हैं। वो अपना बात कुछ बताना चाहती है पर उसको बिलीव नहीं होता है, फ्रीडम उतना मिला नहीं, थोड़ा सा सोसाइटी में वो दुबक के रही है, ये सारा चीज बताया गया है। उसमें जो नैना है, जो दादी है, ग्रैनी, ये बहुत ट्रेडिशनल है, पुराने विचारधारा वाले, है ना। ये कॉमन है, ये होता है कि हम हमारे पुराने जनरेशन वाले लोग थोड़े ट्रेडिशनल होते हैं। जब आप पेरेंट बन जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपको कहेंगे ए मॉम इज टू ट्रेडिशनल मैन, समझती नहीं है बात को, बट ये लॉ है, ये नेचर है। नेक्स्ट है वो बहुत क्रिटिकल है, हर चीज को वो क्रिटिकली अप्रोच करती है। हमेशा उसका मेन प्रॉब्लम क्या था दादी का, कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसका पैर इतना पतला क्यों है, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल थिंकिंग चाइल्ड बियरिंग पे ज्यादा फोकस करता था। पतले पैर सपोर्ट नहीं करेंगे वाइड हिप को, तो अच्छे स्ट्रॉन्ग कमर नहीं होंगे तो चाइल्ड बेयरिंग में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आप नेचुरली भी देखना कि जैसे वुमेन लोग का हिप साइज है, उनका कमर साइज है, और मेल लोग का है, वुमेन लोग को थोड़ा सा वाइड होकर रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग में सपोर्ट हो और उनका बॉडी उसी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। सो नैना जो बहुत ट्रेडिशनल है, पुरानी है थोड़ी, और उनका ट्रेडिशनल सोच है कि खाओ पियो अच्छी तरीके से रहो, क्योंकि हेल्दी मदर होंगे तभी तो हेल्दी बेबीज होंगे। ठीक है, ट्रेडिशनली सोचना भी सही है, बट इट्स ओके, डिबेटेबल है ना। बहुत अच्छा थॉट है। इन शॉर्ट दादी बोलती थी हेल्दी रहो हेल्दी रहो हेल्दी रहो, बट उनका एक्सेसिव फोकस है सिर्फ पैर पे, सिर्फ हिप्स पे, और वो क्रिप करते रहती है और कंटिन्यूस ताना मारते रहती है। वो थोड़ा सा बॉदर करता है किसको, अडोया को। अब लेकिन इतना समझना कि वहां पे वो ये भी नहीं बोलती कि मेरी दादी एकदम बुरी है, दादी अच्छी है, मिक्स ऑफ बोथ, बट उनका ट्रेडिशनल, उनका ब्रॉटअप ऐसा की गई ना, तो उनका थिंकिंग ऐसा है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, दादी बहुत प्यार करती है अपनी ग्रैंड डॉटर को। नेक्स्ट है और एक कैरेक्टर काया। काया कौन है? अडोया की मॉम।
अब यहाँ पे देखो ये मतलब ये स्टोरी कम ही गर्ल्स हॉस्टल ज़्यादा है, इसमें फीमेल ही फीमेल कैरेक्टर भरती है, ठीक है। सो ये स्टोरी है गर्ल्स हॉस्टल। ओके, अब यहाँ पे मॉम जो आए, मॉम का क्या है, मॉम बहुत क्वाइट रहती है, बहुत सपोर्टिव रहती है, जैसे कि हमारी सारी मम्मियाँ होती हैं। जब भी घर में कोई बड़े रहते हैं या उनके सास जब रहते हैं या घर पे और कोई उनके बड़े फीमेल कैरेक्टर या कोई रहता है, और जब भी उनको पता होता है कि वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं या वो बहुत टॉन्ट कर रहे हैं, तो जेन्युइनली मॉम लोग कहते हैं कि थोड़ा सह लेते हैं, थोड़ा सपोर्टिव रहते हैं, अपने बच्चे के लिए जान दे देंगे, अपने बच्चे के लिए लड़वड़ लेंगे भाई, चाहे वो जो भी हो, बट अपनी बच्ची को वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कभी मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर भी आपकी मॉम आपसे नाराज़ रहती है या अगर आपको डांटती है, तो बस इतना चीज़ समझना, ओपनली कह रहा हूँ, कोई वैलेंटाइंस डे का प्यार नहीं, कोई दोस्ती का वादा नहीं, जो सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं वो आपकी मॉम है। उसके बाद कोई दुनिया में आएगा तो वो नेक्स्ट है, सेकंड है, और वो एकमात्र स्टैंडर्ड और मेजरमेंट है। कौन? आपकी मॉम। जो आपकी मॉम के जैसा प्यार कर रहा है वही असली प्यार है। मतलब जब मैं मॉम कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि डैड नहीं, क्या डैड भी हैं, डैड भी हैं, ठीक है, डैड भी है। सो लेट मी करेक्ट माई स्टेटमेंट, पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स लोग जितना आपको प्यार करेंगे उतना कोई नहीं करेगा, वही है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। दुनिया में जहां भी प्यार नापना है, क्या देखना है, ये देख लो, उसके बाद में सारी चीजें आएंगे। और अगर आपको लकीली वैसा प्यार करने वाले आपके फ्रेंड्स में मिले, आपके कलीग्स में मिले, देन वेल एंड फाइन, वरना ढूंढने मत जाना, पगला जाओगे। सो यहाँ पे मॉम का सपोर्ट समझ में आया, क्वाइट और सपोर्टिव है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप देखो, यहाँ पे 3 अलग जनरेशन का बात किया गया है। 3 अलग जनरेशन कैसे डील करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, सब समझाया गया। नेक्स्ट, इनका रोल भी बताया गया कि वुमेन का रोल क्या होता है। दादी के अकॉर्डिंगली उनका वुमेन का सिर्फ रोल फोकस कराया गया सिर्फ चाइल्ड बेयरिंग पे, सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड रोल है। मगर जैसे हम मॉडर्न अप्रोच करते हैं, मॉडर्निटी के नाम पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अब जो रोल है, बेसिक चाइल्ड बियरिंग तो है, उसके अलावा भी और कुछ है। उसके अलावा और क्या, इंडिविजुअलिटी पे। अभी तो जो जेंजी भी तो नहीं कह सकते, जो वोक बनते हैं, वोक वुमेन की, हम बच्चा नहीं पालेंगे, हम जॉब करेंगे, हम ये करेंगे, विच इज वेल एंड फाइन। बट आपको ये एक बेसिक चीज समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में सबका रोल होता है, राइट। मेल का भी है, फीमेल का भी है। हम लोग सिर्फ ये थोड़ी बोलेंगे कि हम पैसा कमाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, भाई सबके अलग अलग रोल होते हैं, ठीक है। तो जहां पे अभी जो वुमेन लोग को ज्यादा सपोर्ट करने वाले रहते हैं, अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि गलत कर रहे हैं, मतलब वुमेन को सपोर्ट करना मतलब कभी भी मेल लोग को गाली देना नहीं होता। वुमेन को सपोर्ट करना मतलब उनका हक के बारे में, अधिकार के बारे में, उनका इंडिविजुअलिटी के बारे में, जिसको हमेशा 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 सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हर किसी को सीखने का, जानने का, अपना इंडिविजुअल पहचान बनाने का हक है। एक इसका छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल। मेरी मॉम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। सो मेरी मॉम मतलब आई थिंक क्लास 3-4 तक पढ़ी होगी। अब उनको जब वो धीरे धीरे बड़े, मतलब जब शादी के बाद जब उनका मेच्योरिटी और बढ़ता गया, जब चीज़ें आते गई, तो उनको समझ में आने लगा कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, और वो चीज़ का उनको हमेशा रिग्रेट होता है। इसलिए वो सीखने का बहुत कोशिश करती है सब कुछ। अब मेन चीज़ क्या है, कोविड के टाइम में सब तो थे हम फ्री, तो मैंने एक चीज़ क्या किया, मैंने कोविड के टाइम से मॉम को फ़ोन चलाना सिखा दिया। और वो अब इतना फ़ोन चला रही है, उनके लिए एक चीज़ इतना नया है कि अभी वो एक सेल्फी उठाएगी, फेसबुक में डालेगी। अभी वो कल ही रात का बात है, वो एक खाना आइटम बनाई थी और वो यूट्यूब से देख के बनाई थी। उतना टेस्टी, तो बहुत टेस्टी था, थोड़ा परफेक्ट नहीं था, बट वो इतना खुश थी कि क्या बताएं। तो वो जो फ़ोटो है, वो जो सेल्फी है, वो जो अपने हाथ में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने का वो क्षमता है, वो और कुछ नहीं बल्कि एक इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करना है। और ऐसा हर जगह करना चाहिए, जो कि इस स्टोरी में भी कहा गया है। सिर्फ औरतें बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, उसके अलावा भी उनका एक इंडिविजुअलिटी है। सो ये जो स्टीरियोटाइप है, इसको तोड़ा गया है इस स्टोरी के साथ, कि हमारा जो स्टीरियोटाइप, जो पुराना चीज़ है, मर्द रोते नहीं, ये होता नहीं, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, उस सब स्टीरियोटाइप को तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? जब ये स्टोरी पढ़ा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें क्या बताया, सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब आपको खुद को, अपने आप को एक्सेप्ट करना, पहले वो करना जरूरी है। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किए, देन आप बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन उम्मीद कर रहे हो कि वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्यों? अगर आप ही अपने आप को बुरा मान रहे हो, अगर आप ही अपने आप को अंडर प्ले करा रहे हो, अगर आप ही अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहे हो, तो बाकी वाले लोग ठेका लिए हैं जो आपके लिए सही बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। सो सबसे पहले इस चैप्टर से एक चीज सीखना, आप जैसे भी हो, आप में सही चीज है, बुरा चीज है, अच्छा है, बुराई है, जो कुछ भी है,
आप हमेशा इंप्रूवमेंट की ओर जाओ और अपने आप को एक्सेप्ट करो। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लगोगे उस दिन आप अपना पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट करोगे, अपना नेगेटिव को भी एक्सेप्ट करोगे। जब आप नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिए तो उसको खत्म करने का कोशिश करोगे, जब आप पॉजिटिव को आप एक्सेप्ट कर लिए तो उसको बढ़ाने का कोशिश करोगे। ये होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो ये चैप्टर आपको सिखा गया कि यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस करना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इस कहानी का प्लॉट ट्विस्ट क्या है कि एक कैरेक्टर है, दादी है, वो बहुत क्रिटिकल थी कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो कुछ नहीं कर सकती, एकदम उसका पैर पतले, ऐसे कैसे होता है, यही करते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो वही ग्रैंड डॉटर है वो सबको दिखा देती है, सबका मुंह बंद करा देती है रेस जीत के, ये कि मैं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं हूं, मेरा एक और इंडिविजुअलिटी भी है, पतले पैरों से रेस भी जीता जा सकता है। ठीक है, उसके बाद उनके नैना का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और ये स्टोरी एक पॉजिटिव नोट में खत्म होता है। इसमें मेन हाईलाइट क्या है, उसका रेस जीतना ये दिखाता है कि उसके अंदर एक हिडन टैलेंट है जिसको उसने पकड़ के रखा था। ठीक है, इसमें एक मैसेज क्या आता है कि हमें कभी भी लोगों को उनके आउटवर्ड अपीयरेंस के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। किसी के कपड़ों से, किसी के लुक से हमें जज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, आप भी कभी भी जो भी वीडियो देख रहा है, सिंपल सा बात, हमने कभी ना कभी तो बचपन में किसी ना किसी को लुक के वजह से हमने कमेंट मार देते हैं, हम रूड टाइपिंग भी कर देते हैं, ये देखो कैसा दिख रहा है, वही चीज़ कर रहा है, ये कैसा दिख रही है, वो हम लुक में कमेंट कर देते हैं। पर आप, गिर गया मेरा पेन, सॉरी तो आप एक चीज़ बताओ, क्या ये बात फैक्ट है कि हमारे घर में जितने भी मदर्स हैं क्या वो सब मिस इंडिया है? नहीं। हमारे फादर के सबके क्या सिक्स पैक एब्स हैं? नहीं। तो हमारे घर में जो हमें इतना प्यार करते हैं और हम भी उन्हें इतना प्यार करते हैं, अगर ब्यूटी पैरामीटर में देखा जाए जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड होता है कि ना वो मिस इंडिया है, ना मिस यूनिवर्स है, ना वो कोई है, हाँ एक तो कोई होगा देख रहा होगा, देन इट्स वेरी रेयर, बट अगर भी कोई नहीं है फिर भी हम उन्हें इतना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लुक्स नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे सामने वाला हमें ट्रीट कर रहा है, कैसे सामने वाला हमें समझ रहा है, कैसे सामने वाला हमें गुड फील करा रहा है, नॉट कि वो कितना महंगा कपड़ा पहना है, वो कैसा दिखने में है। क्योंकि महंगे कपड़े दिखने वाले भी दिल से काले होते हैं और अच्छा दिल कपड़ों का मोहताज नहीं होता है। ठीक है, वो कहीं भी मिल सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज सबको समझ में आ गया कि हमें आउटवर्ड अपीयरेंस से जज नहीं करना है। फिर क्या यहाँ पे बताया गया कि हम सबका स्ट्रेंथ, एक यूनिक स्ट्रेंथ भगवान ने हमें नवाजा है, हमें दिया है, हमें बस देरी है कि हमें पहचानना है। बीइंग अ टीचर काम क्या होता है, बीइंग अ कोच, बीइंग अ मेंटर काम क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअलिटी, हर एक इंडिविजुअल का जो यूनिक स्ट्रेंथ क्या है उसको उजागर करना, उसको पता लगाना। जिस दिन आप उसको पता लगा लिए, सॉर्टेड, उसके बाद बस आगे बढ़ते रहो। लेकिन जब तक ये पता ना चले तब तक आप पूरा चीज को ट्राई करते रहो, सब चीज ट्राई करते रहो। अभी क्लास 10 जैसे खत्म हो जाएगा, आपका नेक्स्ट टेंशन क्या होगा पता है कि क्लास 11 12 का एडमिशन कहाँ से ले। बहुत लोग अभी वेकेशन में घूमोगे तो पूछेंगे और बेटा आगे का क्या सोचा है, मगर बहुत लोग ऐसे भी आप लोग हो जो लोग अभी सोचे भी नहीं हो कि हमें आगे क्या करना है, हमें नहीं करना है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि उनका यूनिक स्ट्रेंथ क्या है। अगर जिनको पता है वेल एंड फाइन, और अगर आपको पता है और आप उसी रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पता नहीं है और किसी ने रास्ता दिखा दिया, आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है। अगर किसी ने आपको नहीं बताया है और अभी आपको पता भी नहीं है, रास्ते में हो, अच्छा होगा, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आप अभी जवाब के तलाश में हो। तो यूनिक स्ट्रेंथ हमें सबको पहचानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ओल्ड बिलीफ को हमें चेंज करना चाहिए। कोई भी हो, जो भी पुराना प्रथा हो, नियम हो, अगेन उसके पीछे लॉजिक अगर हो, साइंटिफिक बैकिंग हो और इमोशनल बैकिंग हो और इंडिविजुअल को अपलिफ्ट करना हो, वैसे सारे पुराने चीजों का स्वागत है। मगर अगर कोई भी तरीका ऐसा हो जहां पे हम किसी को भी नीचा दिखा रहे हैं या किसी से जुड़ने के बजाय हम उसे तोड़ रहे हैं, ऐसे बिलीफ और प्रथा को हटा देना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में है? तो जितने भी ओल्ड बिलीफ है हमारे घर के आसपास भी कहीं भी हटा दो, उसको चैलेंज करना चाहिए। ये चीज हमें सिखा रहा है। 2 चैप्टर हो गया, तो यहाँ पे चलने वाले अंकल और दौड़ने वाले दीदी का चैप्टर खत्म। अब लास्ट वाला देखते हैं, फिर घर जाता है। मेरा भी काम है, तुम्हारा भी काम है, फटाफट रिवाइज भी आपको और करना है। नेक्स्ट, फोटो वाले भैया,
फोटो वाले भैया का चैप्टर याद है, इसमें ज्यादा प्लॉट है ही नहीं। इसमें क्या है देखो, एक दिन देखते हैं, एक सेटिंग किया गया, एक सीन सेट कहाँ पे, स्टूडियो पे है, कि स्टूडियो पे आते हैं और दो कैरेक्टर का वहां पे मिलना होता है। तो दो कैरेक्टर कौन है, एक कस्टमर है जो कि फोटो उठाने जाता है, यही कस्टमर नैरेटर भी है, यही कहानी सुनाते रहता है, अपने पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी आगे बढ़ता है। और यहाँ पे जो फोटोग्राफर है, और वहां पे फोटोग्राफर बोलता है कि हाँ चलो बैठो, आओ ये करो, मैं आपका फोटो लेने को तैयार हूं। तो स्टूडियो और दो कैरेक्टर, फोटो उठाने वाला, फोटो लेने वाला। नेक्स्ट इसमें एक इशू होता है। इशू क्या है, फोटोग्राफर का दिमाग खराब पंचायती बहुत है, कि फोटोग्राफर क्या बोलता है कि तुम्हारा लुक ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम्हारा वो ऐसा है, तुम्हारा नाक टेढ़ा है, आंख टेढ़ा है, आंख निकल गया, टेढ़ा मेढ़ा है, हमेशा क्रिटिकल जजमेंट कर रहा है। वो किस पे, अपने कस्टमर जो कि नैरेटर है उसके चेहरे पे। ठीक है, यह है इस कहानी का मेन इशू। इसमें आपको बिहेवियर क्या देखने को मिलेगा कि फोटोग्राफर बोलता है, सबसे पहले फॉल्ट को वो फाइंड करता है कि तुम्हारे चेहरे में क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज है, सब कुछ वो बोलता है। और उसके बाद बोलता है कि मैं आप उसको फिक्स कर दूंगा। अभी के टाइम में है ना कि हम फिल्टर विल्टर लगा देते हैं, फोटो एडिट वेडिट कर देते हैं, है ना, तो वैसे ही वो बोल रहा है कि डोंट वरी, आपका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है, आई कैन अंडरस्टैंड, उसको मैं फिक्स कर दूंगा। तो वो फिक्स कर देता है। ये उसका बिहेवियर है, बहुत रूड होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत कमेंट करता है वो। उसके बाद उसका रिएक्शन क्या करता है, तो जब रिएक्शन किसका देखा जाता है, नैरेटर का रिएक्शन आपको देखने लायक होता है कब, जब वो देखता है कि उसका फोटो को थोड़ा सा हैवी टच के बजाय बहुत ही ज्यादा हैवी टच कर दिया गया है। इतना ही रिटच कर दिया है, मतलब कि समझना कि मतलब एडिट करना, उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए, बट वो इतना ही बदल दिया है कि पूरा ही उसका चेहरा उड़ गया है। अभी कल का ही न्यूज है, आप देख लेना, मैं नाम भूल गया, एक चाइनीज लड़की है, चाइनीज लड़की कहाँ की पता नहीं, तो वो लाइव स्ट्रीम करती है। ठीक है, तो वो लाइव स्ट्रीम जब कर रही थी तो ऐसे फेस में वो आई थिंक टिकटॉक या कोई चीज का फिल्टर लगा के कर रही थी, चाइनीज का। ठीक है, और अचानक वो फिल्टर ग्लिच होने लगा तो जैसे ही फिल्टर ग्लिच होने लगा तो देखना, तो वहां पे बहुत जो उसके व्यूअर्स है उनको उसका सच्चाई चेहरा पता चल गया कि अरे ये तो वो नहीं है, फिल्टर लगा के बैठी। उसका 1 लाख या 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स उसके कम हो गए। अगर नहीं देखे हो ना तो जाके देखना, इतना फनी है। ये चीज भी दिखा रहा है कि देखो लोगों को इंप्रेस करने के लिए कैसे आउटवर्ड अपीयरेंस पे फोकस किया गया है, बट कभी ना कभी तो ग्लिच हो ही जाएगा ना। हो गया ग्लिच, काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अरे सॉरी, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसका रिएक्शन उसका कैसा था। उसका रिएक्शन था कि भाई तेरे को हल्का सा एडिट करने के लिए कहा, तूने इतना ज्यादा एडिट कर दे कि मेरा फेस ही चेंज हो गया। अब जब मेरा फेस चेंज हो गया, वो खुद को पहचान नहीं पा रहा, बोला ये क्या फोटो है, कौन है ये, तेरे को मुझे एडिट करना था, तूने मुझे क्या ही बना दिया। उस बहुत गुस्सा हो जाता है वो। ठीक है, इसका क्लाइमैक्स क्या बताता है कि यहाँ पे उसका जो फाइनल फोटो रहता है, जो उसका प्रोडक्ट निकल के आता है, वो उसको रिजेंबल करता ही नहीं है और बोलता है कि फोटो तो मेरा है ही नहीं, तूने सब कुछ बदल दिया, तो मैं अपने जैसा कहाँ लग रहा हूँ, मेरा इंडिविजुअलिटी कहाँ है। कभी कभी हम अपना सारा काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कुछ इंडिविजुअलिटी है, कुछ अस्तित्व है। वो अस्तित्व को बरकरार करने के लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। साला एक सिंपल फोटो नहीं उठा पा रहा है ये। मैं तो बोल रहा हूं कि मैं जैसा हूं फोटो उठा, टेढ़ा नाक है, सीधा है, दाढ़ी छोटा है, चेहरा अच्छा नहीं है, जो ऐसा है, बॉडी नहीं है, ये नहीं, अरे भाई वो जो भी हूं मैं हूं। आई एम हैप्पी द वे आई एम, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ। दुनिया का वैलिडिटी का जरूरत नहीं है, पर यहां तो वैलिडिटी वो खुद ही दे रहा है कि देखो, बोल रहा है भैया आप बदसूरत हो, आपका चेहरा डिफेक्ट है, आपका फोटो ऐसा है। तो इसने बोला नो, नहीं लूंगा फोटो, भाग यहां से। इसमें थीम क्या बताया गया था, थीम बताया गया था कि हम आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी को मान लेते हैं। अभी तो कोरियन जनरेशन बहुत आप लोग देखे होंगे, कोरिया में वहां पे ब्यूटी स्टैंडर्ड है, पता है, कोरिया में बहुत ही खतरनाक ब्यूटी स्टैंडर्ड है, और उन लोग इंडिया को बहुत लो नजर से भी देखते हैं। तो वहां पे देखना, जो हम अपने पर्सपेक्टिव से हम इसको बोल रहे हैं कि ये खूबसूरत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वहां पे हमारा एक आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी है। सिर्फ कोरिया में नहीं, हर जगह। इंडिया तो इसके लिए बदनाम है। इंडिया में फेयर स्किन का चोचला बोलबाला बहुत ज्यादा है। अगर मान के चलो मेरा बाय डिफेक्ट थोड़ा गेहुआ रंग का है, थोड़ा विटिश मेरा स्किन टोन है, अगर मान लो ये बात फैक्ट, अगर मेरा स्किन टोन और थोड़ा डार्क होता, कुछ लोग तो कमेंट में लिख देते ए टे। आप लोग भी यूज करते हो, हमने भी कभी ना कभी यूज किया है, पर जानने के बाद हमने सीखा और उसको कभी यूज नहीं किया। स्किन कलर पे हम हमेशा ये मानते हैं कि डार्क कंप्लेक्शन, डार्क स्किन वाले लोग बदसूरत होते हैं, और लाइट स्किन वाले और थोड़े जो लाइटिश कलर के होते हैं वो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। ये है हमारा ओल्ड स्टीरियोटाइप, इसको बोलते हैं ब्रिटिश हैंगओवर, इसको तोड़ने का है।
आप जेनजी हैं, आप न्यू जनरेशन के लोग हैं। जो पुराने जनरेशन का गंदगी फैलाया गया है, आपको उसको ढोके नहीं जाना है। अगर कभी मैंने भी कुछ गलत कहा, आप इतना फ्रीडम रखिए कि मेरा सर को मैं कहूंगी या कहूंगा कि सर आपने भी ये चीज गलत किया, बट रेस्पेक्ट के दायरे में। समझ में आ रहा है? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि अगर आपको मेरे पॉइंट से भी सहमति नहीं है, आप मेरे से भी डिबेट करो, क्योंकि वी हैव टू अग्री टू डिसएग्री, राइट? हम डिसएग्री होंगे, दो जनरेशन में क्लैश होगा, माइंड का, थॉट का, प्रोसेस का। अभी अगर आपका बात मुझे, अगर मान लो मैं कुछ अभी जो भी बोल रहा हूं, आप अगर उससे एग्री कर रहे हो, वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा थॉट अलाइन है। और हमारा थॉट अलाइन क्यों है? क्योंकि हम प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखें। अभी अगर मैं बोल दूं सारा चीज कि मैं अभी आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा नहीं, मैं अभी अपना रीजनल भाषा में पढ़ाऊंगा, जो भी चल रहा है ना, आप अपने अपने इलाका में देखो, चाहे मुंबई में रह रहे हो, हैदराबाद में रह रहे हो, बेंगलुरु में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, उन लोग बोलेंगे ये करो। तो जस्ट इमेजिन करो, जैसे मैं उड़ीसा में रहता हूं, मैं उड़िया हूं, और अभी अगर मान लो संबलपुरी लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं कि जदि मानिपक कथा, जदि मी एचएन सबुजेन भी पाठ पढ़ौचे, हेटा सबु मी संबलपुरी भाषा थी पढ़ाती, तो कारण तुम मैंने किसी बुझी पारत, किसी बुझी नहीं पारत। कहीं लगे मुई जाइजे भाषा आम जो शिखसु से दुईटा अलग जनरेशन एलाइन हेसी, लोग मैंने कनेक्ट हसन संबलपुरी भाषा मैंने कहा कि यार आपको समझना पड़ेगा कि मैंने अभी मान लो मैं ऐसा सारा लैंग्वेज में मैं ऐसे कहता, मैं अपना लोकल मदर टंग में कहता, मैं बोलता ये उड़ीसा में रह रहे हो तो आप लोग को संबलपुरी भाषा आना चाहिए, उड़िया भाषा आना चाहिए। भाई हमारा उड़ीसा में ही बहुत अलग प्रकार के भी उड़िया है। मैं जो भी कहा ये वेस्टर्न उड़ीसा का साइड का है, संबलपुरी उड़िया। अगर आप कटक साइड में जाओगे तो वहां अलग प्रकार का उड़िया बोलते हैं कि मु जदि एबे उड़िया तम माने को कही थांती कोन तम माने बुझी पारि थांतो, तम माने केबे भी जानि पार न थांतो कि मु तुमको कोन पढ़िया को चाहूची, कारण मु जदि उड़िया रे केवल तम मान को पढ़ेबी तम माने सेही जिंस को जानि पारिबनी। समझ में है? यह है ईस्टर्न उड़ीसा। तो अभी अगर मान लो उड़ीसा का ये लैंग्वेज ऐसा डिवाइड अगर हम करने गए, हमारे यहाँ हजारों भाषा है भाई, हजारों भाषा है, पर मेरा हिंदी भी इतना फ्लुएंट मैंने क्यों सीखा? दोस्तों से, उड़िया दोस्तों से। तो मदर टंग मेरा ऐसा है, दोस्त लोग मेरे ऐसे मिले, जितना भाषा सीख सकते हैं हम सीखेंगे भाई, राइट? तो अभी आपको क्या करना है, आप न्यू जनरेशन हो, ये पुराना स्टीरियोटाइप नहीं करना कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना। भाई जब सीखना होगा सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। भाषा कनेक्ट करना चाहिए। अब आज का जनरेशन क्या कर रहा है? भाषा को डिवाइड कर रहे हैं। आप लोग होने मत देना, सीधी सी बात, ठीक है? तो ये पुराना स्टीरियोटाइप कैसे तोड़ रहा है, देख रहा है? अरे देखो भाई, स्टोरी आपको सिखा रहा है। ये स्टोरी सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ी है कि आप आए, क्वेश्चन रट दिए, चले गए। कैरेक्टर का विकास करना बहुत जरूरी है। आप 2 मार्क कम ले आओ भाई, मगर आपका कैरेक्टर बढ़िया से रखो, तब आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे। क्योंकि हमें टॉपर विद वाहियात कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें मीडियोकर भी चलेगा, बट उसका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप अगर अच्छा पर्सनालिटी रखे, आप बहुत जनरेशन को सुधार सकते हो, अपना समाज को सुधार सकते हो, देश के लिए एक असेट बनोगे। मगर आप टॉपर भी बन गए, आप बहुत बढ़िया मार्क भी ले आए, मगर आपका सोच, मेंटालिटी 2 कौड़ी का है। अपने पेरेंट के पास जाके पूछना ये चीज कि सर आज ऐसे कह रहे थे कि अगर हम टॉपर बन गए, हमारा पर्सनालिटी अच्छा नहीं रहा, हम अगर कैरेक्टर में खराब हो गए, तो क्या आप प्राउड फील करोगे? कभी नहीं करेंगे मॉम। हमेशा उनके पर्सपेक्टिव, देश के पर्सपेक्टिव से सोचना, ठीक है? नेक्स्ट में क्या है, इंडिविजुअलिटी को कभी अपने को लॉस्ट नहीं करना है। अपना जैसे भी आपका नेचर है, आपका वो इंडिविजुअलिटी है, आपका वो नेचर है, एक्सेप्ट करो। इंडिविजुअलिटी को खोना नहीं, भेड़ चाल में कभी चलना नहीं। क्लास में हमें भी डाउट पूछने में शर्म आता है ना कि यार ये डाउट अगर मैं पूछ लूंगा या पूछ लूंगी तो सबको हंसेंगे। तो हम देख रहे हैं जब कोई हाथ नहीं उठाता है तो हम भी नीचे कर देते हैं। टीचर बोलते कोई डाउट? नो मैम, क्लियर। भेड़ चाल कभी नहीं चलना। एक डाउट है, पूछना है, किसी को समझ में नहीं है, मुझे जानना है, एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई क्यों हंस रहे हो। मैं भी जब स्कूल में था, मैं भी ऐसे करता था। मेरे क्लास में जब पूछते थे, मैं जब डाउट पूछता था, बच्चे लोग हंसते थे, तो मैं बोल देता था कि तू क्यों दांत दिखा रहा है, तुझे पता है तो तू मेरे डाउट क्लियर कर। मैं यहाँ सीखने आया हूँ, मुझे सीखना है, मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं देखना है कि कौन मेरे पे हंस रहा है कि नहीं। आई एम अ स्टूडेंट, यूथ है, देश के पावर है, कमजोर नहीं। हमें कोई हंसेगा नहीं, और कोई हंस रहा है तो सिखाओ, कोई बताओ, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो इंडिविजुअलिटी को आपको लॉस नहीं करना है, सबका इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करो, अपने आप को बेहतर डेली बनाओ। और लास्ट में क्या है, मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर एक सटायर इसने किया कि हमारा आज का समाज कैसा है। आज का समाज कैसा है इसको बताना का जरूरत क्या है? आप तो देख ही रहे हैं कि जैसे हमारे सोसाइटी कैसा बन चुका है कि यहाँ पे हम सिर्फ मार्क्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा कि अगर 99 को लाया है तो बच्चा मतलब गजब, चाहे वो रट के लाओ, चीट करके लाओ, कहीं भी लाओ सोसाइटी।
हम लोग ये यहाँ पे देखे हैं कि हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट है, उसके ऊपर सवाल उठाना मतलब एंटी नेशनल सोसाइटी। हमारे यहाँ पे ये भी देखा गया कि हाँ इतना बड़ा, मुंबई में आई थिंक महाराष्ट्र में ये इंसिडेंट हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना बड़ा सा स्लैब का टुकड़ा गिर गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैसे मर गए? सवाल पूछो, आपको बोलेंगे एंटी नेशनल। यहाँ पे आप पॉवर्टी के बारे में बात करो, एंटी नेशनल। यहाँ पे अगर आपको सब चीज़, अभी वो आई थिंक गोलगोतिया या कौन सा यूनिवर्सिटी का आया था, एआई के ऊपर कितना भद्दा मजाक बना, इंडिया का कैसे वर्ल्ड वाइड बेइज्जती हुआ कि चाइना का प्रोडक्ट को हम लाके एआई में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसको हम बता रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है। जस्ट इमेजिन, जिसने वो स्पीच दिया वो भी तो एक टीचर है, तो जस्ट इमेजिन कि वो सोसाइटी का कैसा स्टैंडर्ड है कि इंग्लिश फर्राटेदार अगर बोल रहे हैं तो टैलेंटेड तो होंगे, भले ही कुछ भी क्यों ना वो बके। कितने यूथ लोग, कोई बाइक से गड्ढा में घुस के मर गया, कोई एक यूथ पानी में डूब के मर गया। सोसाइटी कैसा बनता जा रहा है आपको भी पता है। और इसी सोसाइटी के ऊपर एक तंज किया गया है, एक ताना मारा गया है, एक सटायर दिया गया है कि सोसाइटी कैसा है और आपका इंडिविजुअलिटी बरकरार रखना। तो चाहे आपको इन 3 कैरेक्टर ध्यान से समझना, चाहे आप अकेले रास्ते में खुद भी क्यों ना चल रहे हो, पूरी दुनिया टीवी क्यों ना देख रही हो, अगर आपका इंडिविजुअलिटी है, अगर आपका हैबिट है तो डरना नहीं, उसको पूरा करना। भीड़ में चलने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अडोया जैसे लड़की हो और आप में कुछ टैलेंट है तो आप उस पुराने ऑर्थोडॉक्स चीजों को चैलेंज करने का अपने अंदर मादा रखते हो तो उसको प्रूफ करो, दुनिया आपके कदमों में गिरेगी। ये चैप्टर अगर आपको सिखाता है कि अगर आप में इंडिविजुअलिटी है, अगर आप परफेक्ट नहीं भी हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कोई भी फोटोग्राफर जैसा क्यों आके आपको जितना मतलब बुरा चीज क्यों ना कहे, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये वाला है हमारा चैप्टर। ऐसे तो मैं बहुत ही लंबा वीडियो बना के बोल सकता हूं, बट थोड़ा आपको जाके रिवाइज भी तो करना है। चैप्टर को काम है जब भी लिटरेचर पढ़ें कि सिर्फ रटना नहीं, कैरेक्टर बिल्ड करना। कैरेक्टर कहानियां से ही बिल्ड होते हैं, रटने से नहीं। सो आई होप आपका एग्जामिनेशन कल का बहुत बढ़िया जाएगा और मैंने जो भी बताया ये आपका काम आएगा। मैं जो भी बताता हूं सुनना, मजा लेना और उसको आप ऐसे और कहीं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने में भी रख सकते हो। अंधे हो चुके हैं जो लोग यहाँ पे इस सोसाइटी में के जैसे लोग हैं, उनके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अपना कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा। सो एक बार आप पढ़ोगे, कैरेक्टर बिल्ड करोगे, देन आप कुछ भी कोई भी लाइन में जाओ, जरूर सक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है? सो कल का एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्जाम जाएगा, मुझे पता है। मैं आपका कमेंट का करूंगा इंतजार। और अभी भी आपने नहीं किया है तैयारी तो जाके मेरे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और सारे वीडियोस का क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। और मैं फिर से बता रहा हूं, फालतू का हवा नहीं उड़ाने का है। ये एग्जाम सुपर 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 25 सुपर इजी जाएगा। ठीक है? मिलते हैं, बाय बाय।